हमने रोटेशनल काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने कॉजेज ऑफ मोशन को स्टडी नहीं किया। अब हम रोटेशनल डायनामिक्स करने वाले हैं, जिसमें हम कॉजेज ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। रोटेशन को कॉज करने के लिए क्या चाहिए? तो सिंपल सा आंसर है, एक फोर्स लगाना होगा किसी चीज़ को अगर टर्न करना चाहते हैं आप। बट सारे फोर्सेस का टर्निंग इफेक्ट एक जैसा नहीं होता है। ये हम इस छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक डोर दिखाया है। ये एच पॉइंट हिंज है जिसके अबाउट डोर दोनों साइड घूम सकता है। अब मैंने कुछ फोर्सेस यहाँ पे दिखाए हैं। लेट्स से दिस इज F1, दिस इज F2, F3, F4। अब नेचुरली इसमें F4 इस डोर को टर्न नहीं कर सकता, क्योंकि डोर को टर्न करने के लिए कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट होना जरूरी है। F3 टर्न कर सकता है, बट ये F2 के जितना टर्न नहीं कर सकता। F1 भी टर्न कर सकता है, बट ये भी F2 के जितना टर्न नहीं करेगा। तो ये सारे चीज़ों को अगर हम कंबाइन करके एक क्वांटिटी बनाएं तो उसको हम टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क इज रोटेशनल एबिलिटी ऑफ ए फोर्स। और रोटेशन कॉज करने के लिए आपको एक टॉर्क की जरूरत होती है। मैथमेटिकली वी डिफाइन टॉर्क एज टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इस फिगर में O रेफरेंस पॉइंट या सेंटर ऑफ रोटेशन है, और P पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। F हम फोर्स लगा रहे हैं। R वेक्टर जो है ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू O, और ये थीटा एंगल R वेक्टर और F वेक्टर के बीच का एंगल है। तो टॉर्क को हमने डिफाइन किया है R क्रॉस F। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज R F sin theta, which can either be written as R sin theta into F, or you can also write this as R into F sin theta। तो यहां से मैं आपको प्रैक्टिकल वे बताता हूं कि कैसे टॉर्क को हम फटाफट लिख सकते हैं। या तो ये डिस्टेंस फाइंड कर लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। दिस इज आर साइन थीटा, क्योंकि ये भी थीटा है। सो दिस वी कॉल आर परपेंडिकुलर। तो आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाई एफ कर लो, या फिर एक दूसरा ऑप्शन है, आप एफ का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू आर लिखेंगे। दिस इज एफ साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर टू आर है। तो आर इंटू एफ साइन थीटा कर लो, या फिर आर साइन थीटा इंटू एफ कर लो। तो ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड देगा आपको। और डायरेक्शन कैसे? तो क्रॉस प्रोडक्ट से हम कर सकते हैं। जैसे यहां पे ये आर वेक्टर का डायरेक्शन है, राइट हैंड रूल से जाओगे, आर क्रॉस एफ करोगे तो टॉर्क का डायरेक्शन इनवर्ड होगा। फिजिकली क्या मतलब है? अगर मैं मन में सोचूं कि यहां पे एक कोई प्लैंक है या रॉड है, इस पे फोर्स मैं लगा रहा हूं इस तरह से, तो ये रॉड किस डायरेक्शन में घूमेगा? दिस विल टर्न इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम लिख सकते हैं कि F का टॉर्क क्लॉकवाइज है। तो ये याद रखना, इनवर्ड मींस क्लॉकवाइज एंड आउटवर्ड मींस एंटी क्लॉक। अब इस टॉर्क के कॉन्सेप्ट को हम प्रॉब्लम्स में कैसे यूज करेंगे? हमारे पास दो सिचुएशन हो सकता है। या तो बॉडी का कोई रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है, उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क 0 है। या फिर बॉडी का रोटेशन हो रहा हो, तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ ट्रांसलेशन F इक्वल टू ma के जैसा एक रिलेशन
इसके लिए भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट आई विल टेक अप केस ऑफ इक्विलिब्रियम। रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम को तुम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो हम पहले कर चुके हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। तो इसको एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट्स में अलग अलग लिख सकते हैं हम। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एफ जेड इक्वल टू जीरो। नॉर्मली प्रॉब्लम्स के अंदर आपको दो ही कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। और दूसरा पार्ट है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है बॉडी का रोटेशनल एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। सो इन दैट केस सम ऑफ ऑल टॉर्क्स ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। अब कौन से पॉइंट या कौन से एक्सिस के रेस्पेक्ट में टॉर्क जीरो होगा? तो अगर आप देख रहे हैं कि बॉडी का कोई रोटेशनल मोशन हो ही नहीं रहा, देन यू कैन टेक एनी पॉइंट एज योर रेफरेंस पॉइंट, एनी पॉइंट ऑफ योर चॉइस। अगर नेट फोर्स जीरो है और किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में टॉर्क जीरो है, तो किसी भी और पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी टॉर्क जीरो होगा। इसलिए आपको इसके बारे में बहुत वरी करने की जरूरत नहीं है कि मैंने सही पॉइंट लिया है या नहीं लिया है। मैं आपको एक एग्जांपल से ये चीज क्लियर करता हूं। ये एक सिचुएशन हमको दिया हुआ है। दिस इज ए रॉड ऑफ मास 4 kg एंड हैज ए लेंथ 2 मीटर। दो स्ट्रिंग्स से इसको लटकाया हुआ है और इससे एक ब्लॉक को और लटकाया हुआ है। दिस इज 2 kg ब्लॉक। वी वॉन्ट टू फाइंड आउट टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स T1 एंड T2। अगर मैं रॉड को एक सिस्टम ले लूं तो इस रॉड के ऊपर नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये रॉड ना तो ट्रांसलेशन कर रहा है ना रोटेशन कर रहा है। तो अब मैं सबसे पहले इस पे फोर्सेस दिखाऊंगा। फोर्सेस क्या क्या है? T1, T2 और T3। ये याद रखना कि 2 kg का वेट इस पे नहीं आ रहा है। ये T3 फोर्स है जो एक्चुअली mg के इक्वल हो गया है, बिकॉज ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। तो T3 का वैल्यू हमको पता है, ये 20 न्यूटन है। बट हम ये नहीं कहते कि ब्लॉक का वेट रॉड के ऊपर लग रहा है। ब्लॉक का वेट ब्लॉक पे लगेगा। इसके अलावा रॉड का अपना वेट इसके सेंटर ऑफ मास से लगेगा, विच इज 40 न्यूटन। तो अब मुझे नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो लिखना है। सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 40 प्लस 20। तो पहला इक्वेशन आ गया मेरे पास, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो करने की जरूरत नहीं है हमें। अब हमको रोटेशन का लिखना है। रोटेशन का इक्वेशन किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं। तो मैं क्विकली दिखा देता हूं कि दो पॉइंट्स A और C, इनके अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिख करके रिजल्ट्स दोनों केस में एक जैसा आएगा। अबाउट A, T1 का कोई टॉर्क नहीं होगा। T3 का टॉर्क, अच्छा ये डिस्टेंसेस हमको दिए हुए हैं 0.5 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 0.5 मीटर, ये दिया हुआ है हमें। तो T3 का टॉर्क कैसा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि A पॉइंट के अबाउट अगर मैं T3 फोर्स लगाऊंगा
तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा इसको। ऐसे ही जो 40 न्यूटन इस रॉड का वेट है ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, बट T2 इसको एंटी क्लॉक घुमाएगा। मैं जस्ट कॉमन सेंस यूज कर रहा हूं, तो मैं क्लॉक टॉर्क को एक तरफ लिखूंगा, एंटी क्लॉक टॉर्क को दूसरी तरफ लिखूंगा। सो आई विल राइट 20 इंटू 0.5 प्लस 40 इंटू, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है तो डेफिनेटली L/2 होगा, तो ये 1 मीटर होगा। सो 40 इंटू 1 इज इक्वल टू एंटी क्लॉक टॉर्क T2 इंटू 1.5 मीटर, क्योंकि आपको डिस्टेंस A से लेना है। दिस इज 1.5 मीटर। तो यहां से T2 का वैल्यू क्या आ गया? T2 इज इक्वल टू 50 अपॉन 1.5। सो दिस इज 500 अपॉन 15 इक्वल टू 100/3 न्यूटन। अगर मैं C के रेस्पेक्ट में लिखूं, अबाउट C, अबाउट C अगर लिखूंगा तो C के रेस्पेक्ट में T1 का टॉर्क क्लॉक, T3 का टॉर्क एंटी क्लॉक, T2 का टॉर्क अगेन एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक वाले टॉर्क को एक साथ लिख लेते हैं। वी विल राइट, अच्छा ये डिस्टेंस फिर कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर। ये डिस्टेंस 0.5 मीटर। तो पहले क्लॉकवाइज टॉर्क को लिख लेते हैं, T1 इंटू 1, और अब एंटी क्लॉक टॉर्क्स को लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 20 इंटू 0.5 प्लस T2 इंटू 0.5। तो यहां से अब हम लिख सकते हैं 2T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 20। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। सेकेंड इक्वेशन, इनको अगर हम सॉल्व कर लें, दोनों को ऐड कर दो, तो यू विल गेट 3T1 इक्वल टू 80। सो T1 इज 80/3 एंड देयरफॉर T2 इज 100/3। तो इससे भी आपको सेम रिजल्ट मिला। बट एक चीज तुमने देखा, when we wrote equation about A, तो हमको एक ही अननोन था इक्वेशन में। तो इसलिए बेटर ये होता है कि जिस पॉइंट से कोई अननोन फोर्स पास कर रहा हो ना, उसके अबाउट आप टॉर्क इक्वेशन लिख लीजिए। आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल। ओके, हमें एक ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है, एक रॉड है जिसको हमने हिंज किया हुआ है, ये पॉइंट H है, और लेट्स से ये पॉइंट जो दूसरा एंड है A है, और रॉड हैज़ मास 4 kg, लेंथ इज 2 मीटर, और ये अगेन 2 kg का एक ब्लॉक हमने इसमें लटकाया हुआ है, और हमको फाइंड आउट करना है इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है और हिंज फोर्स कितना है। टेंशन एंड हिंज फोर्स। ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, फोर्सेस दिखाओ। फोर्सेस जो रॉड के ऊपर लग रहा है, क्या क्या लग रहा है? एक तो इसका वेट दिखा देते हैं, सेंटर से है 40 न्यूटन। एक इस ब्लॉक की वजह से यहाँ पे एक टेंशन लग रहा होगा, ऑब्वियसली ये 20 न्यूटन होगा, क्योंकि ब्लॉक का अपना वेट 20 न्यूटन है।
तो ये T3, तो ये T डैस्ट का वैल्यू 20 न्यूटन हो जाएगा। इसके अलावा ऑब्वियसली एक टेंशन का फोर्स हमको यहाँ पे दिख रहा है, वो हम दिखाएंगे। दिस इज T। हिंज के ऊपर अब दो फोर्स लग रहा होगा, या दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, दो कंपोनेंट्स होंगे, ऐसे बोल सकते हो। एक कंपोनेंट x में जो होगा वो ऐसे होगा, Fx। कैसे हम कह सकते हैं कि ये Fx ऐसे होगा? तो इसका रीजन है कि T का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर लग रहा है, विच इज T cos थीटा। ये हमको थीटा भी दिया हुआ है, थीटा इज 37 डिग्री। और T का एक दूसरा कंपोनेंट ऊपर की तरफ लग रहा होगा, विच विल बी T sin थीटा। This component is T sin theta। तो Fx T cos थीटा को बैलेंस करने के लिए जरूरी है, अदरवाइज ये रॉड इधर को मूव करता है। बट क्योंकि ये रॉड इधर मूव नहीं कर रहा, तो Fx एक लग रहा होगा। देन देयर शुड बी ए y कॉम्पोनेंट ऑल्सो। अब हमको ये नहीं पता है कि y कंपोनेंट किधर को लग रहा है, नीचे या ऊपर की तरफ, कभी कभी नीचे भी लग सकता है। तो हम यहाँ पे एक डायरेक्शन में Fy दिखा दें, तो हमने ऊपर दिखा दिया Fy। अब हम इक्वेशंस लिखेंगे। सिग्मा Fx इक्वल टू 0 विल बी Fx इक्वल टू T cos 37 डिग्री। cos 37 is 4/5, तो दिस इज 4T/5। ये पहला इक्वेशन हो गया। सिग्मा Fy इक्वल टू 0, तो क्या लिखोगे? Fy प्लस T साइन 37 डिग्री, साइन 37 इज 3/5 इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है टोटल? 40 प्लस 20। तो यहां से लिखा जाएगा Fy प्लस 3T/5 इज इक्वल टू 60। ये सेकेंड इक्वेशन है। बट हमारे पास तीन अननोन है, T, Fx, Fy। तो अब मुझे टॉर्क इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा। कौन से पॉइंट के अबाउट लिखूं तो ज़्यादा अच्छा है? तो मुझे लगता है H के अबाउट लिखें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि H के रिस्पेक्ट में Fx, Fy और T cos थीटा, इन तीनों का टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों फोर्सेस H पॉइंट से होके पास कर रहे हैं। तो इनके लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट 0 हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि अगर कोई फोर्स किसी पॉइंट से होके पास कर रहा है तो उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसका टॉर्क 0 होता है। सो आई विल राइट इक्वेशंस अबाउट H। अब इसके रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस, दिस विल बी 1 मीटर। पूरा डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर हो जाएगा, पूरा लेंथ। तो अब देखो 40 न्यूटन का टॉर्क क्लॉकवाइज, 20 न्यूटन का टॉर्क भी क्लॉकवाइज, बट T साइन थीटा का टॉर्क एंटी क्लॉक। तो पहले क्लॉक वाला लिख लेते हैं हम। 40 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 2 इज इक्वल टू एंटी क्लॉक T साइन 37 डिग्री इंटू 2। तो यहां से हम लिखेंगे 3T/5 इज इक्वल टू 20 इंटू 2 40 प्लस 40 80 को 2 से डिवाइड कर दो, 40 न्यूटन। And therefore T is 200/3 न्यूटन। तो अब T का वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ से Fx और Fy निकाल सकते हैं। Fx इज इक्वल टू 4T/5 विच इज 160/3 न्यूटन, और
एफ वाई कैसे निकालना है? एफ वाई फ्रॉम इक्वेशन 2 इज 60 माइनस 3t/5. सो दिस इज 60 माइनस 40 इक्वल टू 20 न्यूटन. तो क्योंकि ये 20 न्यूटन पॉजिटिव है, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन एफ वाई का दिखाया था वो बिल्कुल ठीक दिखाया था. अब मैं आपको एक दूसरे कंडीशन के बारे में बताने वाला हूँ विच इज़ कॉल्ड टॉपलिंग, जिसमें बॉडी का रोटेशनल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा हो. तो अभी हमने पढ़ा कि अगर बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क 0 है तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा. बट सपोज बॉडी का रोटेशनल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब अब उसके ऊपर नेट टॉर्क 0 नहीं है तो वो घूमेगा. तो अगर कोई टॉल ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर नेट टॉर्क कुछ बन जाए तो वो टॉपल कर जाएगा, वो टर्न कर जाएगा, वो टिप कर जाएगा. ठीक है, तो ऐसा ही एक सिचुएशन हम यहाँ पे ले रहे हैं. ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है. ब्लॉक का डायमेंशंस दिया हुआ है हमको a/a/h, और इस ब्लॉक के ऊपर स्मॉल h हाइट पे एक फोर्स हम लगा रहे हैं F. ब्लॉक का मास m है. हमको ये बताना है कि कितना फोर्स लगाने से ये ब्लॉक टॉपल हो जाएगा. टॉपल का मतलब है ये गिर जाएगा. दो सिचुएशन है. सरफेस फर्स्ट केस स्मूथ है और सेकंड केस रफ है. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है, म्यू है. तो जरा सोचते हैं इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है. पहले तो ये दिखाओ. ब्लॉक पर एक तो mg का फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ. दिस इज नॉर्मल रिएक्शन. ये सेंटर है. अब अगर तुम देखो सेंटर के रिस्पेक्ट में जो एक्सटर्नल फोर्स F है, इसका टॉर्क क्लॉकवाइज है. तो इसको काउंटर करने के लिए एक एंटी क्लॉक टॉर्क की जरूरत है. mg का फोर्स तो इसके सेंटर से ही लगेगा, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है. ये मैंने आपको पहले बताया है. ये अपना मैग्नीट्यूड और अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. F का टॉर्क क्लॉकवाइज है सेंटर के अबाउट, तो सेंटर के अबाउट नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉक बने, इसके लिए ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया. अब और तुमने फोर्स बढ़ाया, ये नॉर्मल रिएक्शन और शिफ्ट होगा. बट मैक्सिमम शिफ्ट कहां तक हो सकता है? मैक्सिमम शिफ्ट यहां तक हो सकता है जब ये फ्रंट एज पे पहुंच जाए. इससे ज्यादा अगर तुम F को इंक्रीज कर दोगे तो अब ये ब्लॉक टॉपल कर जाएगा. जो लोअर कॉर्नर है फ्रंट वाला, इस पॉइंट को मैं P लिख देता हूं, तो इस P पॉइंट के अबाउट ये पूरा ब्लॉक आपका टर्न कर जाएगा. अच्छा, एक चीज यहां पे और तुमको बता दूं कि ब्लॉक का ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि हमने फोर्स लगाया है और सरफेस स्मूथ है. तो इस केस में अब मैं सिर्फ रोटेशन देखूं तो P के अबाउट रोटेशन होगा और ये टॉपल करेगा. तो P के रिस्पेक्ट में मैं नेट टॉर्क को ग्रेटर देन 0 दिखा दूं तो ये टॉपल कर जाएगा. अब F का टॉर्क क्लॉकवाइज, ये mg के एंटी क्लॉक टॉर्क से ज्यादा हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो n का कोई टॉर्क नहीं है. mg का टॉर्क एंटी क्लॉक है, F का टॉर्क क्लॉक है. तो F का टॉर्क कितना होगा? F इंटू ये डिस्टेंस, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर यही हो जाएगा h. P पॉइंट से हमको देखना है सारा, तो F इंटू h should be greater than equal to
mg इंटू, अब ये डिस्टेंस कितना है, P पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी a/2, तो mg इंटू a/2. सो F ग्रेटर देन इक्वल टू mg a/2h. इतना फोर्स अगर लगाओगे ये ब्लॉक टॉपल हो जाएगा. वॉट इफ द सर्फेस इज स्मूथ, वॉट इफ द सर्फेस इज रफ? इस केस में एक फ्रिक्शन का भी फोर्स लगेगा और फ्रिक्शन का फोर्स टेंजेंशियली लगेगा, लाइक दिस. लेकिन क्या इस फ्रिक्शन का P पॉइंट के अबाउट कोई टॉर्क होगा? आंसर है नहीं होगा. तो फ्रिक्शन के आने से भी टॉपलिंग के कंडीशन में कोई चेंज नहीं आएगा. तो सरफेस चाहे रफ हो या स्मूथ हो, जो टॉपलिंग का इक्वेशन है वो यही बनेगा. फॉर टॉपलिंग अभी भी हम यही लिखेंगे, F इंटू एच ग्रेटर दैन इक्वल टू mg a/2. तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा. आपसे इसमें एक चीज और कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग एंड स्लिपिंग बिफोर टॉपलिंग. तो पहला मैं लिखना चाह रहा हूं टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग, देखो इस ब्लॉक को स्लिप कराने के लिए कितना फोर्स चाहिए, हमने पढ़ा हुआ है F शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू Fs मैक्स, और Fs मैक्स कितना है, इज म्यू इंटू एन विच इज म्यू इंटू mg. तो यहां से F ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया म्यू mg. दिस इज फॉर स्लिपिंग, फॉर स्लिपिंग. और फॉर टॉपलिंग ये हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी, F शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg a/2h. दिस इज फॉर टॉपलिंग. तो अब इन दोनों में से जो फोर्स छोटा होगा वो काम पहले होगा. कौन सा फोर्स छोटा होना चाहिए? अगर हमको टॉपलिंग पहले करवाना है तो ये वाला फोर्स छोटा होना चाहिए. सो वी विल राइट इफ mg a/2h is less than mu mg or mu is greater than a/2h, then we will have toppling before स्लिपिंग. और अगर इसका उल्टा हो तो वी विल हैव स्लिपिंग बिफोर टॉपलिंग. स्लिपिंग बिफोर टॉपलिंग के लिए क्या होना चाहिए, जो म्यू mg का फोर्स है वो ही छोटा होना चाहिए, लेस देन mg a/2h और म्यू लेस देन a/2h. तो ये कंडीशन है फॉर स्लिपिंग बिफोर टॉपलिंग.